हेलो बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11 का पार्ट नंबर 4 है। अब इसके पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस किए वो आपको पता होगा। यदि आप नहीं किए हैं तो इसके पहले जाकर देखें, पिछले 3 लेक्चर आप देख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले, दैट इज एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। एटोमिसिटी क्या है, तो यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं एटोमिसिटी का सिंपल मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पर, एग्जांपल लिए यहाँ पर कि नेट N2। ठीक है, N2 इस केस में नंबर ऑफ इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2। तो इसका एटोमिसिटी कितना कहलाएगा, 2। इसी तरीके से हम यदि बात करें H2O, ठीक है, इस केस में इस एलिमेंट इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3। तो ये इसका एटोमिसिटी कितना होगा, 3। इस तरीके से बहुत आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। एटोमिसिटी का मतलब क्या है। नाउ वी विल डिस्कस एटॉमिक मास। ठीक है, तो हम लोग अब लेते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है, एटॉमिक मास दैट इज ये है आपका हाँ। तो देखिए एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अभी तक मुझे क्या करना है, एक्चुअली एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या है उसको पहले समझते हैं, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट बने होते हैं किस चीज़ से, एटम से बने होते हैं। तो उस एक एटम का मास कितना होगा, उस एक एटम को देखिए, एटम जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, बहुत ही वेरी स्मॉल, जो हमारे नेकेड आई से दिख नहीं सकते। तो उस छोटे से जिसको हम देख नहीं सकते उसको उसका मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस छोटे से पार्टिकल का मुझे मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग में यूनिट भी रखना होगा मुझे। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रक का मास कैलकुलेट करना है, तो आप केजी में नहीं कैलकुलेट करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, टन में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मुझे यदि गेहूं या चावल कैलकुलेट करना है, उसका मास कैलकुलेट करना है, तो हम लोग केजी में कैलकुलेट करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे सैंपल केमिस्ट्री लैब में जो हम लोग सैंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक सैंपल लेते हैं, छोटा छोटा सैंपल लेते हैं, तो उसमें केजी में नहीं करते हैं सैंपल, उसको करते हैं मिलीग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जैसा जो सब्सटेंस होगा, जितना अमाउंट में होगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, एक यूनिट यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया गया, एक यूनिट फॉर्म किया गया। ठीक है, उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। इसका जैसे जिस तरीके से एसआई यूनिट यूनिट मास का क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस एटम को कैलकुलेट करने के, एटम को मुझे बताना कि कितना इसका मास है, तो उसको हम लोग नॉन एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये डाल्टन साहब के को एक ये प्रेस्टीज देने के लिए हम लोग उनके नाम पर यूज़ किए हैं DA या फिर U। ठीक है, डाल्टन या फिर डाल्टन एटॉमिक मास DA और U करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब 1 डाल्टन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। 1 डाल्टन का मतलब क्या होता है, जैसे अब कार्बन, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन का पेपर जो है आपका, जो जिस पेपर पे आप लिख रहे हो वो भी कार्बन का बना हुआ है। तो ये कार्बन का जो चूंकि बना हुआ है, तो आप ये कार्बन क्या होगा, एक कार्बन जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो भी तो क्या होगा, एक एटम से बना होगा। ठीक है, सपोज करते हैं ये जो है ये भी जो है वो क्या हो रहा है, ये एटम से बना हुआ है, इस तरीके से ये एटम से बना हुआ है, इस तरीके से ये एटम से बना हुआ है। क्लियर, इस तरीके से ये एटम से बना हुआ। तो चूंकि ये एटम से बना हुआ है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे कैलकुलेट करने के लिए
हम क्या किए, कार्बन के एक एटम को ले लिए, जैसे ये हम ले लिए, ये एटम को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो इस एटम को बाहर निकाले तो उस एटम को हम बाहर, जैसे यहाँ पे हम कलर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस कार्बन के एक एटम को बाहर निकाल लिए और ठीक है, इस कार्बन के एटम को बाहर निकाले और उस एटम का मास को हम लोग क्या किए, 12 से डिवाइड कर दिया। ढंग से समझिएगा, एक एटम का जो मास था उसको हम 12 से डिवाइड कर दिए, तो जो मास आया मुझे उसी को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU, ठीक है, 1 AMU। तो 1 या फिर 1 DU, 1 डाल्टन, 1 DU बोलते हैं या 1 DA बोलते हैं, 1 DA, 1 डाल्टन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन किए हैं, 1 D डाल्टन इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ अ सिंगल बोले ना, अ सिंगल कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। देखिए कार्बन 12 अब डिफाइन करने में आप गड़बड़ मत कीजिएगा कि कार्बन सिर्फ कार्बन एटम लिख दिए, तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, वी नो दैट कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप 13 और 14 को ले लेंगे तब क्या होगा, वो आपका 1 U या 1 डाल्टन के बराबर नहीं होगा। होगा किस तरीके से, वो कब मुझे क्या करना होगा, कार्बन का C12 का जो एक एटम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ना कि इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ना कि इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो होगा, ठीक है, ये जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं 1U, क्लियर। तो ये 1U जो हुआ, इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे अब मुझे मान लीजिए कि घर में मेरे पास सिर्फ 1 kg का बटकरा, 1 kg वाला मेरे पास वेट है, ठीक है। मुझे मेरे पास एक बोरी गेहूं है या चावल है, जो भी है आपके पास, ठीक है, उसको मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना ही है। तो हम क्या करते जाएंगे कि 1 kg रखते जाएंगे, देखते हैं कि किसके कॉम्पेरेबल में आता है। जैसे 5 रखे तो देखें कि हाँ बड़ा आना स्टार्ट हुआ, तो हम बोलेंगे क्या कि 5 kg के बराबर हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस कार्बन मतलब जिस एटम का, सपोज ये आयरन का एटम, मुझे इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन का ये बना है ना, ये जो स्टैंडर्ड बना है कि कार्बन का एक एटम का 12 डिवाइड करने के बाद जो मास आ रहा है, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में इसका मास कितना, ये चेक करना है, ठीक है। जितना आता है उसी को हम लोग बोलते हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एक एटम का मास, ठीक है। तो कुल मिला के समझना क्या चीज था, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि हम डिफाइन करने यदि आपको बोले तो क्या बोलना होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ अ सिंगल कार्बन 12 एटम, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है। खासकर एट रेस्ट बताएं, यहाँ पे एट रेस्ट एकदम परफेक्ट डिफिनीशन है, एट रेस्ट, मोशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके भी हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर दिए हैं ताकि आपको बेहतर रहे। देखिए, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस अकाउंट फॉर रियली ऑल द टोटल मास ऑफ एटम्स। हम कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कि चूंकि कभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि मास जो है वो तो जैसे एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये सब कुछ अवेलेबल है। फिर जो है जनरली हम लोग क्यों बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही मास को ही हम लोग कंसीडर क्यों किया जाता है। तो ये उसी तरीके से इस कंसेप्ट को उसी तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से हम बोलें आपसे कि आपका मास कितना, ठीक है। तो आपका मास सपोज करते हैं कि 60 to 70 kg, सपोज कि आपका मास जो है वो 70 kg, ठीक है, आपका वेट जो है वो 70 kg है, क्लियर। आपको हम बोल रहे हैं 70 kg है, हम बोले कि आप जाके नहा के आइए या फिर स्नान करके आइए, बात करके आइए, तो फिर आपका मास क्या है, हम फिर से आपसे पूछेंगे कि आपका मास क्या है, तो आप कितना बोलेंगे, 70 kg ही बोलेंगे ही ना। लेकिन हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछें, क्या नहाते समय क्या हुआ होगा, 2-4 बाल जरूर गिर गया होगा आपके, कुछ 2-4 हेयर बाल साफ करते समय, ठीक है, नहाते समय गिर गए होंगे, तो क्या आपका मास इससे डिक्रीज हुआ, ठीक है।
तो आप बोलेंगे कि नहीं डिक्रीज या फिर हुआ हो भी होगा तो बहुत स्लाइट अमाउंट में, जिसका जो सिग्निफिकेंट नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से एक एटम का जो मास है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का मास उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारे शरीर में बाल का मास है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। फिर भी यहाँ पे एक मेंशन करना चाहता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 AMU के आसपास बोला जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। लेकिन वहाँ यही हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन का मास, तो 1 AMU डिवाइडेड बाई 1840। ठीक है, वो 1840, इसका मतलब क्या हुआ AMU, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर एक प्रोटॉन का मास, आप समझ सकते हो कि एक प्रोटॉन का मास यदि 1 kg है, ठीक है, यदि एक प्रोटॉन का मास हम सपोज करते हैं 1840 किलोग्राम है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। फिर से आप समझिए इस चीज को, यदि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास 1840 किलोग्राम है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। तो कितना अंतर है आप समझ सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का मास तो है, समझ में आ रहा है मुझे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्यों इसको इंटरलेट कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं, तो उनको ये अक्सर कंफ्यूजन रहता होगा कि आइंस्टीन तो बोले थे कि E इज इक्वल टू mc²। मतलब क्या कि मास और एनर्जी कोरिलेटेड है, मास और एनर्जी आपस में एक रिलेशन दिए थे आइंस्टीन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर बाइंडिंग, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रख रहा है, तो इसके पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी है। तो क्या इस एनर्जी का मास का इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? ठीक है, यस होगा। फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो मास उसके इक्विवेलेंट आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के मास को और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट जो मास होगा उसको उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनर होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, सिंपली जो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास का मतलब जस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डाल्टन हैज नियरली द सेम वैल्यू एज मास नंबर। ठीक है, तो कहने का मीनिंग हम क्या बोले कि न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास का कितना होगा, तो वो किसके जैसा होगा, मास नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम एक्सप्रेशन दें एटॉमिक मास इज इक्वल टू, यदि कोई फॉर्मूला पूछ से आपसे बताइए एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट divided by 1/12 into mass of an atom of C12। इस तरीके से। तो एक बार नोट डाउन करने वाली बात क्या क्या है वो एक बार समझ लीजिए, क्या क्या नोट डाउन करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये सब पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूरा अच्छे तरीके से उनको मिलता नहीं है, और ये लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा ही दिया हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एटॉमिक मास के बाद द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर, हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या, एवरेज एटॉमिक मास हेडिंग देते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या, अब देखिए यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। जब हम पूछते हैं कि व्हाट एवरेज का मतलब क्या होता है, तो सपोज आप लोग यदि हम
बात करें कि आपके घर में 4 लोग हैं, सदस्य कितने हैं घर में? मम्मी, पापा, आप और आपकी सिस्टर, ठीक है। तो 4 लोग आप लोग हैं, A, B, C, D, ठीक है। सपोज पापा का एज जो है वो 59, मम्मी का 57, आपका 27, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, इस तरीके से एज। मैं पूछूं एवरेज कितना होगा एज का, तो क्या करेंगे आप? सबको ऐड कीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा कितने नंबर से? 4 से। तो एवरेज का टोटल मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, एवरेज उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है और ये कब अप्लीकेबल होगा। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है, ये कब अप्लीकेबल होता है? एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि डाल्टन बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी कोई हम एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें जो हर एटम होगा वो हर एक जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल शेप इन साइज, मतलब हर एक किसी भी दृष्टिकोण मिल रहे हैं तो वो सब के सब एक जैसे होंगे। लेकिन क्या हुआ, ये इनका जो ये कंसेप्ट था वो टोटल रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम देखे वहाँ पर, जब डिस्कस किए, यहाँ पे जब एक पावर पॉइंट लिया था हमें, यहाँ पे डिस्कस किए, जब आया किस चीज़ का कंसेप्ट आया? आइसोटोप्स का जब कंसेप्ट आया। आइसोटोप्स में क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट के, ठीक है, एक ही एलिमेंट के क्या मिलना स्टार्ट हुआ? एक से ज़्यादा मतलब एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा टाइप के एटम मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और वो सब के सब किस चीज़ में वेरी कर रहे थे? वो सब के सब मास में वेरी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप्स मिले, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से थे? तो वहाँ पर कौन कौन से थे? तो C12, C13 एंड C14, ठीक है। C12, C13 एंड C14। तो उस केस में जब C12, C13, C14 मिला तो जो डाल्टन का जो कंसेप्ट था वो क्या हुआ? रॉन्ग। हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि रॉन्ग हो चुका था डाल्टन का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन का C12 को ही सिर्फ डिस्कस करें, सिर्फ C12 को हम उससे डिवाइड करें या फिर C13 को सिर्फ लें, तो क्या होगा? जो एक्चुअल में एटॉमिक मास आना चाहिए वो एटॉमिक मास आएगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन के साथ ही केस था, और भी जैसे क्लोरीन में हम क्या लिए थे कि 2 टाइप के आइसोटोप उसमें भी मिले थे। कौन कौन से? C35 एंड C37, ठीक है। C35 और C37। तब उस केस में हम 35 को बेस माने या फिर 37 को हम AMU से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पर इसी चीज़ को दूर करने के लिए क्या किया गया कि एक एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट लाया गया। उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें सिर्फ ये चेक करते हैं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि एवरेज ये चेक करते हैं कि कितना है उसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में उसका प्रेजेंस कितना, ठीक है। जैसे हम ले यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। यदि हम क्लोरीन का एग्जांपल लें, जैसे क्लोरीन ले लिए, ठीक है। क्लोरीन 35, 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 37, Cl37। इसका यदि नेचर में हम एग्जिस्टेंस देखें तो कितना होगा? ये नेचर में एग्जिस्ट करता है 75%, ठीक है। और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है 25%, ठीक है। तो अब 35%, ये 75% और 25%। तो इस केस में मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है। किस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करेंगे? तो एक फॉर्मूला दिया गया, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1P1 प्लस A2P2 प्लस A3P3 so on डिवाइडेड बाय 100। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, सपोज जिसका मास A1, A2, A3, A4 सोन दिया हुआ,
ठीक है। और जिनका जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस जो है वो P1, P2, P3 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, A1 इंटू P1 करेंगे, A2 इंटू P2 करेंगे और A3 इंटू P3 करेंगे डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। जैसे यहाँ पर क्या किए हम लोग, मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, तो मुझे क्या करना होगा, 75 इंटू क्लोरीन का 35 ना, 35 एवरेज एटॉमिक मास कितना 35, इसका प्रेजेंस कितना है 75% कितना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 35 इंटू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये प्रेजेंस कितना है 75%, 75 प्लस दूसरा एटॉमिक मास कितना, इसका कितना है 37, तो 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा 100। इस तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा आपको कितना 35.5। तो कहने का मीनिंग क्या है, आप लोग बुक में भी देखते होंगे क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास आप लोग याद किए होंगे 17 ही, चूंकि 17 है तो 17 इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे, कितना होता है 35। लेकिन एक्चुअल में बुक में यदि आप देखोगे एटॉमिक मास तो उसका आंसर कितना है 35.5। जो ये फ्रैक्शन आया वो क्यों आया, क्योंकि इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आप लोग नोट में ये नोट डाउन कीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय 100, वेयर A1 A2 A3 क्या है, वो आइसोटोप्स के एटॉमिक मास है, एंड P1 P2 P3 क्या है, वो आइसोटोप्स के जो प्रेजेंस होगा, प्रेजेंस जो है वो कितना, अकरेंस जिसको बोलते हैं, अकरेंस कितना है उसका एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अब हम इस चीज को, एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फिर दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ मासेज ऑफ इट्स आइसोटॉप्स। ठीक है, सम ऑफ मासेज ऑफ इट्स आइसोटॉप ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस, ठीक है, विद परसेंट ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट दैट आर ऑफ अ गिवन आइसोटॉप्स। ये हम डिफाइन कर चुके हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एलिमेंट X हैज टू आइसोटॉप्स। ठीक है, इफ 70% ऑफ द एलिमेंट हैज एन आइसोटॉपिक मास ऑफ 84.9 AMU। ठीक है, 84.9 AMU एंड तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट X हैज टू आइसोटॉप्स, दो आइसोटॉप्स है, कौन कौन सा, एक 72% और दूसरा कौन सा दिया हुआ है जिसका एटॉमिक आइसोटॉपिक मास कितना है 84.9 AMU। उसी तरीके से 28% है इसका एबंडेंस और आइसोटॉप्स कितना, इसका मास कितना है 87 AMU। जब एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A1 P1 प्लस A2 P2 डिवाइडेड बाय 100। बस यही करना होगा ना। अब देखिए यहाँ पे A1 कितना, एटॉमिक मास कितना है 84.9 इनटू परसेंटेज कितना दिया है 72, तो यहाँ 72 रखेंगे, A1 P1 है ये, ठीक है, 72 प्लस और इसका A2 कितना है 87 इंटू P2 कितना है 28 डिवाइडेड बाय कितना होगा 100। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है आपका 72, हाँ यहाँ पर 72.0 प्लस 98.9 इंटू, ये तो गलत है, दूसरा 70 माइनस में, ये तो गलत, 0.720 इंटू 84.9 प्लस 0.280 इंटू 87.0। देखिए क्या करना होगा मुझे यहाँ पर आंसर के लिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर 84.9 इंटू 72/100 लिख सकते हैं, प्लस 87 इंटू 28/100 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 84.9 इंटू 0.72 प्लस 87 इंटू 0.28। ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए।
एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए एक बार। द एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए पॉज करके, देखिए कि उसके बाद बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिएगा। 35.5 AMU। विच मिक्सर ऑफ आइसोटोप्स प्रोड्यूसेस द मास। ठीक है, मास बोल क्या रहा है कि 35.5 AMU जो है उसका क्लोरीन का मास है, तो कौन सा आइसोटोप्स इतना मास को लाएगा। तो अभी तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लिए। 75% क्लोरीन 35 एंड 25% क्लोरीन 37। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कौन सा है कंसेप्ट जो आपका है, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, एन एलिमेंट एक्स हैज 2 isotopes, has 2 isotopes। यहां से हम थोड़ा सा इसको साफ ही कर देते हैं। ठीक है, एन एलिमेंट एक्स हैज 2 isotopes X10 and X12. If average atomic mass of X equal to 10.8, then find percentage abundance of both isotopes। थोड़ा लिखना टफ है इसमें। इन द नेचर, क्लियर। क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X हैज 2 isotopes X10 एंड X12। देखिए 2 isotopes दे दिया है X10 एंड X12, और यहां पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X इज 10.8। एटॉमिक मास दे दिया इनका कितना आपको, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसका X10 का दे दिया है एवरेज एटॉमिक मास दिया है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है 10.8। देखिए 10 का मतलब ही दिया है एटॉमिक मास 10, और इसका कितना है 12, और परसेंटेज नहीं दिया है इसका। सपोज करते हैं ये x है, तो ये कितना होगा 100 - x, यही ना, परसेंटेज में ले लिए, तो ये x है, एबंडेंस दे दिए, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला यदि अप्लाई करें हम तो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1P1 प्लस A2P2 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या होगा, A1 कितना है 10 इंटू P1 हम नहीं जानते हैं तो x सपोज किया, और A2 कितना है 12 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100। ये एवरेज एटॉमिक मास यू हैव टू गिवन दैट इज 10.8। अब देखिए कितने अननोन है, एक ही अननोन है x, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 108 0,
ठीक है, 10.8 है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, और उसके बाद 10x प्लस 1200 माइनस 12x, 1200 माइनस 2x, 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 1080, 120, 2x is equal to 120, so x is equal to 60. so यदि x यदि 60 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 40 होगा ना। इसका मतलब इस ये 60 है तो ये कितना है 40, ये 60%, ये 40, 60%, ये 40%। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इसके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ये पढ़े होंगे क्लास 9 में भी। मॉलिक्यूलर मास हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए, मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर द मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ मास ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल, इट इज मेजर्ड इन डाल्टन, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, और इसको भी मेजर करते हैं किसमें, हम लोग डाल्टन में या फिर यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड मे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज आप एग्जांपल लीजिए वाटर का। ठीक है, वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3। ठीक है, तो इसका एक और भी बन सकता है D2O, इसका एक और भी बन सकता है T2O। ठीक है, तो ये इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोले हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम एक ही कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स, तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अलग अलग होगा। किसके कारण, आइसोटॉप्स के कारण। अब यहाँ पर the related quantity relative molecular mass as defined by IUPAC in the ratio of the mass of molecules of the unified atomic mass unit। ठीक है, अब कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जनरली किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, यहाँ किस तरीके से निकालेंगे, तो 1 into 2 plus 16। ठीक है, तो कि टोटल इन सब एटम को किस तरीके से यू से कैलकुलेट करते हैं, इसको भी यू से, टोटल क्या होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, यू ही होगा। ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ पे क्या, यदि हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बात करें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रेस्पेक्ट में। तो रेस्पेक्ट में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो समझना कि एक रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग डिवीजन जब करेंगे, जैसे सपोज 18U है, हम लोग डिवाइड इसको किस तरीके से कर रहे हैं, ये 1U के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या निकला, 18। ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं आ रहा। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। द मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे एक एग्जांपल करके मैं बस सिखाया हूँ यहाँ पे। द मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आर डिस्टिंक्ट but related to the molar mass. The molar mass has defined the mass of a given substance divided by amount of substance. It is expressed in ग्राम पर मोल। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि मोलर मास का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात क्या क्या रही कि मॉलिक्यूलर मास को यदि हम बोलें तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यू में। ठीक है, या फिर AMU। यही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और मोलर मास की बात करें तो मोलर मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास हम लोग यहाँ पर फिर से डिस्कस करने वाले हैं। मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। चूंकि हम मोल अभी सिखाए नहीं तो ये डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर एक वर्ड नोट करके भी लिखा दें, जिस तरीके से हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं उसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास भी होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन की बात करें यहाँ पे कार्बन 12, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास पूछे तो कितना होगा, 12 AMU। ठीक है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो क्या होगा, इसका सिर्फ ओनली 12
इट इज क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, एक रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो चूंकि दोनों का यूनिट सेम है तो क्या होगा, यूनिट यूनिट कैंसिल होगा, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी के बन जाता है। यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ एन आइसोटोप और न्यूक्लियाइड इज द मास ऑफ आइसोटोप relative to 1/12 of mass of carbon atom. For example, relative isotopic mass of carbon 12 is exactly 12. यहाँ पे क्या लिखे हैं, relative atomic mass कितना है कार्बन 12 का 12, whereas atomic mass कितना होता है 12 डाल्टन या 12 U। तो कुल मिला के इस स्लाइड में या इस टॉपिक में क्या या आपको समझना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम बताए यहाँ पर आपको C6H12O6, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हम हर एक जितने भी एटम हैं उन सब का मास हम AMU में कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। जैसे कार्बन का यहाँ पर कितना 12 हम जानते हैं, 12 AMU इंटू, चूंकि 6 कार्बन है तो 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 AMU तो 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 6। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना हुआ 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है, 180 ग्राम, ठीक है, 180 AMU, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास हम पूछे तो 180 AMU, हम एक मोल का पूछे तो 180 ग्राम, इस तरीके से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे क्लियर किए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास, ले चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। टॉपिक जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मीनिंग क्या हुआ, जब एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम में, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। या फिर इस चीज को हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम एटम। देखिए यहां से आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम एटम से, ठीक है। जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम भी यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, यहाँ पे हम बोले एटॉमिक मास लिख दिए और यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, इस तरीके से मैं देते जाऊंगा, आप बताते जाइए मुझे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, यूनिट क्या होगा 12, यूनिट क्या होगा U, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास में क्या होगा, सेम चीज, ठीक है, क्वांटिटी सेम होगा, बस यूनिट का अंतर होगा, इसको ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। ये क्या सिग्निफाई करता है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन 12 ग्राम या इतना समझ सकते हैं यहाँ पर कि 12 U का मतलब एक एटम का मास और 12 ग्राम का मतलब कितने एटम का मास यहाँ पर, तो ये देखा गया है कि 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं या शॉर्टकट में इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 U का मतलब एक एटम का मास और 12 ग्राम का मतलब इतने सारे एटम का मास, ठीक है। इसीलिए ये U को हम लोग यहाँ पर क्या किए, U को हम लोग छोड़ के ग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक एटम का मास भी 12 है और इतने सारे जब एटम को हम कैलकुलेटेड, इतने सारे एटम का जब हम इकट्ठा मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना मिलता है 12 ग्राम, और इसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो हम आपसे पूछें, यदि बताइए मुझे 1 ग्राम, या कहीं आपसे आपको लिखा रहा है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब का मास कितना होगा, इसका मैं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, ये ले लिए, कार्बन ले लिए, इसका मीनिंग क्या होगा, कितने ग्राम कार्बन लिए है, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन ले लिए, 12 ग्राम कार्बन। हम बोले यहाँ पर 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब 12 AMU, ठीक है, दोनों में अंतर है। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन
ठीक है, क्लोरीन ले लिए। एटॉमिक मास कितना अभी हम बताएं 35.5, ठीक है 35.5 AMU। हम पूछे कि बताइए 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, इसका मतलब कितना होगा 35.5 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम बोले नाइट्रोजन तो 14 AMU 14U, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 14 ग्राम, इस तरीके से। तो हम बोले क्या यहाँ पे, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे हम यदि इसको डिफाइन करें, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, when atomic mass of an element is expressed in gram, it is called gram atomic mass, gram एटॉमिक एसिड, ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सब लिखिए, ठीक है। तो हम मुझे यहाँ पर यदि हम बोले आपसे कि मुझे नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करना, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करना है, तो जो मास दिया रहेगा वेट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो वो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकल जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अच्छा, मैं पूछूं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए 5 ग्राम, यहाँ पर मैं बोलूं आपसे कि बताइए 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्या इक्वल होगा 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम के? 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम होगा बराबर, होगा या नहीं? यस होगा। 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। लेकिन यही मैं पूछूं 5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम क्या इक्वल होगा 5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम? अब ये बराबर नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है? 5 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम का मतलब 5 इंटू मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 इंटू कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों में एक अंतर है चूंकि, इसलिए क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा आपके हिसाब से? मैग्नीशियम का कितना 24, कैल्शियम का 40, क्या होगा ये 200, ये 24 इंटू 5, इस तरीके से ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझिए। ग्राम एटम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक मास, ठीक है। 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल का मास एक्चुअली बोला जा रहा है, और वह मोल अभी बताने वाले हैं। इसी तरीके से यदि हम बोले आपसे ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास क्या? तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास ये डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब 1 ग्राम मोलिकुल का मास, मतलब मोलिकुल, जब मोलिकुल व्हेन मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड एज ग्राम 1 ग्राम मोलिकुलर मास। या फिर इस चीज को और भी क्या बोलते हैं हम लोग, 1 ग्राम मोलिकुल, 1 ग्राम मोलिकुल बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल दे दें यहाँ पर कि 2 ग्राम वाटर मोलिकुल इज इक्वल टू 2 ग्राम ग्लूकोज मोलिकुल, ठीक है।
इस तरीके से। लेकिन यही हम बोल रहे हैं 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is not equal to 2 ग्राम molecule of C6H12O6। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? यदि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करना होगा, आपको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा, और कुछ नहीं। चलते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और या फिर एक बार चेक कर लेते हैं आज का। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू।